खुद को कर खुद में तलाश, वरना दुख के घड़ी में कोई नहीं देगा साथ। ये बच्चों, ये जो वाक्यांश है मैं खुद लिखा हूँ, और इसी वाक्यांश के साथ आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया हूँ जो बच्चे एग्जाम को प्रिपरेशन करने से पहले उन्हें ये सवाल उठता है कि प्रमोशन, अगर इस वैकेंसी को मैंने क्लियर किया तो इसमें प्रमोशन क्या हो, कैसे होता है, ट्रांसफर क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये सब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में बने रहते हो। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और आज से ही आप जो अभी वैकेंसी 2024 में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी आई है उसको आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उन ग्रुप में शेयर करें जो इस वैकेंसी के लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, बात यहाँ पे आता है एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन की प्रमोशन कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। तो इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी बेसिकली है क्या, किससे जुड़ी हुई कंपनी है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है। जब ये जान जाओगे तभी आप समझ पाओगे कि इसमें प्रमोशन क्या होगा, ट्रांसफर क्या होगा। देखिए, ये जो एनसीएल का जो वैकेंसी है इसको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो जिसे कहा जाता है, इसका हेड क्वार्टर सिंगरौली में है। बेसिकली ये कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट है। जैसा कि आप कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है ऑल ओवर इंडिया में एक ही महारत्ना कंपनी है, जो माइनिंग की कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो पूरे देश में माइनिंग एक्टिविटी करती है। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट कंपनी भी हैं और दो चार कंपनी भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्ना कंपनी है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। अब इसी का जो है अलग अलग सब्सिडरीज है। सब्सिडरीज मतलब कोल इंडिया लिमिटेड आप समझिए कि एक सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हर एक स्टेट में अलग अलग कोर्ट होता है ना। उसी टाइप से समझो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सुप्रीम हो गया, और उसी के अलग अलग सब पार्ट हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो हो गया, आपको सबको ये रेगुलेटिंग बॉडी मान सकते हैं। तो इसमें आपको टोटल 8 कंपनियां हैं जो कोल इंडिया लिमिटेड से सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें से आपको आता है ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसीसीएल, एमसीएल, एनईसीएल और एनसीएल। इसका मतलब क्या हुआ पहले आप समझिए। ईसीएल का मतलब हो गया, आप जैसा समझ, ईसीएल का मतलब हो गया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इंडिया को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया, जैसे ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। उसी बेस्ड ऑन अलग अलग एरिया में जो कोल है उसको कोल माइनिंग के लिए अलग अलग कंपनी बनाई गई है, जिसमें से ईसीएल हो गया, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया। ईस्टर्न कोलफील्ड इसका जो क्वार्टर जो है आपको हेड क्वार्टर मिलेगा वर्धमान में, वेस्ट बंगाल में। अगला जो है बीसीसीएल। बीसीसीएल जो है आपको, इसको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बोलते हैं। ये जो है आपको धनबाद रांची में इसका हेडक्वार्टर हुआ। अगला जो है वो सीसीएल है। सीसीएल जो है उसका बोलते हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। जैसे कि आप जानते हैं इसका जो हेड क्वार्टर है वो रांची झारखंड में है। डब्ल्यूसीएल की बात करें तो डब्ल्यूसीएल हो गया वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो आपका हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में। एसीसीएल हो गया, एसीसीएल हो गया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसका जो आप छत्तीसगढ़ जो देख रहे हैं इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। अगर बात करें एमसीएल का तो एमसीएल होता है महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है ये जो है आपको संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में स्थित है। अगर बात करते हैं एनईसीएल का, मतलब एनईसीएल हो गया नॉर्दर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसका ये जो है आपको असम, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में स्थित है। अगला जो है जो वैकेंसी आई है वो अभी वैकेंसी एनसीएल में आई है, जिसको आपको तैयारी करना है। एनसीएल जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पूरा का पूरा बात को समझिए। कोल इंडिया लिमिटेड है, इसका इतने सब्सिडीज कंपनी है। इसी कंपनी में से आपको एनसीएल एक कंपनी है जिसमें आपको असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी निकली है। देखिए, दो तरह का वैकेंसी इसमें आती है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकालती है, लेकिन जितने भी सब्सिडीज कंपनी है वो ग्रुप सी का पोस्ट जो है वो खुद से निकालती है, खुद से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसी में से आपको एनसीएल है। अब बात यहाँ पे एराइज होता है, बात यहाँ पे उठती है
कि अगर कोई बच्चा एनसीएल में फॉरमैन पे ज्वाइन किया तो क्या 2 साल 3 साल के बाद अगर वो ईसीएल ज्वाइन कर सकता है, बीसीसीएल ज्वाइन कर सकता है, सीसीएल ज्वाइन कर सकता है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आगे का वीडियो में, आगे का स्लाइड में मैं बताऊंगा। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो प्रमोशन की बात करते हैं तो इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी जो है सुपरवाइजरी का, अगर कोई बच्चा असिस्टेंट फोरमैन में ज्वाइन किया है, अगर वो बीटेक किए हुए है, अगर वो बीटेक किए हुए है तो उसको क्या, उसको कितने सालों में प्रमोशन होगा? अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किए हुए है तो उसको कितने सालों में प्रमोशन होगा? तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, जो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल में, जो एक्सकेवेशन कैटेगरी में अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिप्लोमा किए हुए बच्चे में आपको 7 साल का अनुभव चाहिए अगला प्रमोशन के लिए। 7 साल का अनुभव हो चाहिए। देखिए, दो तरीका से इसमें होता है। एक होता है आपको एग्जाम कंडक्ट करेगी, आपको अगर 7 वर्ष का 7 इयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो एग्जाम कंडक्ट करेगी। जैसे रेलवे में इंटरनल एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए, यहाँ भी आपको इस दो 2 साल पहले से इंटरनल प्रमोशन के लिए आपको अलग से वैकेंसी निकालती है। 50-50 का रेशियो, 50% जो होगा कोल इंडिया लिमिटेड अपने तरीका से एग्जाम करवा के मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भरेगी, और 50% जो होगा इंटरनल प्रमोशन के थ्रू होगा। यही इंटरनल प्रमोशन में अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किए हुए हैं, तो डिप्लोमा किए हुए बच्चे को आपको अगर ई टू ग्रेड में, देखिए आगे देखिए, ई1 ई टू ग्रेड क्या है? ई1 एग्जीक्यूटिव ग्रेड हो गया। जो फोरमैन जो आता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आता है, और आपको जो मैनेजमेंट ट्रेनी जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ग्रेड में आते हैं। यहाँ ई1 से स्टार्ट होता है। ई1 का जो बेसिक सैलरी होता है वो करीब 40,000 से 40,000 बेसिक होता है। ई टू का आपको 50,000 बेसिक होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा डिप्लोमा किए हुए है, तो अगर मान लो आज कोई बच्चा डिप्लोमा करके वैकेंसी असिस्टेंट फोरमैन में सेलेक्ट होता है और ज्वाइन करता है, तो आपको 7 साल के बाद आपको, अगर आपको ई टू में जाना है, ई टू मतलब क्या, 50,000 बेसिक हो गया, आप एग्जीक्यूटिव ग्रेड में चले गए, तो आपको 7 साल का अनुभव चाहिए। 7 साल का अनुभव चाहिए मतलब 2 साल का आपको हो जाएगा ट्रेनिंग, उसके बाद 5 साल के अनुभव के बाद आप ई टू ग्रेड में चले जाएंगे। अगर आप सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग निकालते हैं तो डायरेक्ट ई टू के पोस्ट पे आप वहां पे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप फॉरमैन के थ्रू जाएंगे तो आपको ई टू पे जाने के लिए 7 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगर वही बच्चा कोई अगर बीटेक किए हुआ है, तो बीटेक के हुए बच्चों को मात्र 3 साल का अनुभव चाहिए। 3 साल का मतलब 2 साल तो ट्रेनिंग हो गया फॉरमैन के पोस्ट पे, और आपको 1 साल के बाद वैकेंसी आएगी और ई टू ग्रेड में चलेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चा बीटेक किए हुए है और वो चाहता है कि हमें कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग हमको सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में गेट बेसिस पे हो रहा है, और गेट बेसिस में आप जानते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत टफ एग्जाम होता है। तो उस तरीका से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको एक बैक डोर एंट्री की तरह ये कार्य करेगा। मात्र 3 साल के अंदर में आप ई टू ग्रेड पे चले जाएंगे, आप सेम कैटेगरी में चले जाएंगे जो बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं। चलिए, ये हो गया एक्सकेवेशन में। सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट में वित्त विभाग हो गया, हिंदी का हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग में सेम चीज है, सेम आपको कैटेगरी, सेम एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। अब कोई बच्चा सपोज डेट कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ई टू ग्रेड पे चला जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सिलेक्ट होने के लिए दो तरह से होता है। एक सीआईएल जो हो गई कोल इंडिया लिमिटेड, वो एग्जाम कंडक्ट करेगी। कोई बच्चा बीई बीटेक किए हुए है तो उसको आपको डायरेक्ट ई टू ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे। अगर कोई बच्चा बीटेक बीटेक किया हुआ है, वो प्रमोशन बेसिस में 3 साल के एक्सपीरियंस में ही आप ई टू ग्रेड में चले जाएंगे। ई टू ग्रेड मतलब 50,000 बेसिक। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको ये तैयारी क्यों करना चाहिए। एक रीजन ये है कि ई टू ग्रेड पे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको 50,000 बेसिक होता है। लेकिन अगर आप अभी असिस्टेंट फोरमैन को निकाल लेते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो वैकेंसी जो आपको, यहाँ पे जो सैलरी जो मिलेगी आपको 47,000 बेसिक है। 47,000। आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में 50,000, यहाँ 47,000 है। सोचो, और इसके अलाउंस वगैरह मिला करके सिमिलरली आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग ही इतना वेतन मिलता है। इसीलिए बच्चों, मैं
कह रहा हूं कि इस एग्जाम को जी जान लगा के तैयारी करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी वीडियो डाल रहा हूं, अगर वो वीडियो को आप देख लेते हो तो मैं गारंटी करता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसमें व्यूज ज्यादा आएंगे तो मैं आगे के वीडियो से मैं पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा आप लोगों का रिक्वेस्ट पे। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर बोले। मैं देख रहा हूं कि बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चों मेरे जो वीडियो है उस पर कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। उन्होंने अगर कोई डाउट हो रहा है, गलती मुझसे हो रही है, वो बताएं, मैं आपको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो अगर कोई बच्चा E2 आप सोचो कि 3 साल में कोई हुआ, 3 साल के बाद आपका E2 ग्रेड में चले गए। अब E2 ग्रेड के बाद अगर आपको E3 ग्रेड में जाना है, जिसको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको 60,000 बेसिक होगा। तो जैसे ही आपको 3 साल हो जाएगा, 3 साल के बाद आप E2 ग्रेड में सिलेक्ट हो गए तो आपको 1 साल कंप्लीशन के बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। सोच रहे हो, E3 ग्रेड में चले गए। E3 ग्रेड का मतलब 60,000 बेसिक, 60,000 बेसिक सैलरी, बेसिक दिए हुए मिला के आपको लाख रुपया ग्रॉस बन जाएगा। अब E4 में जाने के लिए आपको अगला 3 साल हो गया, अगला 3 साल हो गया, तो आप सोचो 3 1 4 3 7 साल में आप क्या बन गए, E4 में चले गए, डिप्टी मैनेजर बने गए। अब उसी तरीका से अब आगे जो है, ये आपको प्रमोशन बेसिस में आगे आपको जो आपका परफॉर्मेंस वहां पे कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रमोशन होगा। मैक्सिमम आप क्या बन सकते हैं, जनरल मैनेजर के पोस्ट पे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चा 22 साल के एज में, 23 साल के एज में बीटेक कर करके असिस्टेंट कमांड बन जाता है तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप लास्ट लास्ट तक आप जनरल मैनेजर के पोस्ट से रिटायर होगे। इसमें सैलरी तो बहुत है ही, लाइफ भी बहुत अच्छा है। बहुतों का बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर क्या असिस्टेंट प्रोमैन में अगर ज्वाइन करता हूं तो वहां का लाइफ क्या होता है, लाइफ स्टाइल क्या होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर वहां पे चले जाओगे, हाँ एक बात है कि अगर आपको कोल माइनिंग हो रही है तो इन्वायरमेंट कंडीशन खराब तो रहेगा ही, लेकिन पैसे, मेडिकल अलाउंस, ये सब जितना ये कोल इंडिया लिमिटेड देती है कोई कंपनी इतना नहीं देती है। चलिए अगर बात करें ट्रांसफर का, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई बच्चा असिस्टेंट फोरमैन में रांची का लड़का है और सिलेक्ट हो गया सिंगरौली में, अब वो चाहता है कि नहीं हमको घर पे आना है, तो ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बाबू हो सकता है ट्रांसफर। ये आपको 2023 से नया आदेश के साथ आया है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम सिंगरौली में, कोई रांची का है या फिर कोई उड़ीसा का है या फिर कोई अदर स्टेट का है, और अगर वो मध्य प्रदेश में जाकर सिलेक्ट हो गया, मध्य प्रदेश में ज्वाइन कर लिया, तो उसका ट्रांसफर 3 साल के बाद जब आपको प्रमोशन होने लगता है उस टाइम आपको एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भर के आपको ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये तो बात फिक्स हो गया कि हर जगह पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट के बच्चे हैं इस वैकेंसी को भरे, क्योंकि आप पे कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रांसफर। अगर आपको ट्रांसफर पॉलिसी के ऐसा 2023 से लागू हो गया है। ये हो गया प्रमोशन और ट्रांसफर से रिलेटेड। अब बात आती है कि प्रमोशन में अगर कोई बच्चा, ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये जो आप प्रमोशन की बात की है, ये एक्सपीरियंस, तो क्या एक्सपीरियंस और ये देख करके प्रमोशन हो जाएगा, तो नहीं, आपको इसके लिए एग्जाम देना होगा। अब ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, तो 200 अंकों का होगा। 200 अंकों का एग्जाम होगा जिसमें से 100 नंबर जब होगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 100 आपको टेक्निकल पेपर रहेंगे, जिससे आप, जैसे मान लो मैकेनिकल का बच्चा है तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको 3 घंटा में रहेंगे। अब इसी में आपको एक क्वालिफिकेशन है कि आपको 45% जो ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी के बच्चे हैं उसको 45% आपको लाना है। एससी एसटी के बच्चे को, एससी एसटी के बच्चों को आपको 35% लाना है। तो ये आपको एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब इस एग्जाम का पैटर्न में टेक्निकल में जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 65% ही उससे लिया जाएगा। बाकी क्वालिफिकेशन जो बीटेक एमटेक है उसमें 10% वेटेज दिया गया है। एक्सपीरियंस जो आपको रहेगा उसका 10% वेटेज दिया गया। और एसीआर, एसीआर का मतलब हो गया एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड। एनुअल परफॉर्मेंस मतलब कि आप जहाँ पे असिस्टेंट में ज्वाइन किए तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उससे आपको 15% का मार्क्स आएगा। तो कह सकते हैं 65 नंबर आपको टेक्निकल का हो गया, 10 नंबर क्वालिफिकेशन से, 10 नंबर एक्सपीरियंस से और 15 नंबर आपको एपीआर से, परफॉर्मेंस रिलेटेड से। आप टोटल मिला के 100 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जितना मार्क्स करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन होगा।
यही था प्रमोशन रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे वायरल होंगे और हर एक बच्चे तक पहुंचेंगे जो इसका तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।